माई टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यानी कि क्या हम लोग बता सकते हैं कि एक फ्यूचर में एक पार्टिकल या फिर किसी भी चीज़ के बारे में क्या होगा, राइट। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिक्स, पहली बात तो न्यूटनियन जो मैकेनिक्स होती है डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट रिस्पेक्टेबल सर आइजैक न्यूटन, तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई भी पार्टिकल है, आपको इनिशियली उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी गिवन है, तब आप किसी लैटर इंस्टेंट पे भी उस पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी कम अक्रॉस क्वांटम थियोरी, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम नाउ, स्टार्टिंग विथ न्यूटनियन मैकेनिक्स, अर्लीस्ट ऑफ ऑल। क्या होता है कि 1666 में सर आइजैक न्यूटन showed very great contributions and revolutions in both physics and mathematics. 1666 में सर आइजैक न्यूटन ने बहुत ग्रेट रिसर्चेस फिजिक्स एंड मैथ्स में किए थे। वहाँ पे फिजिक्स में तो मोस्ट पॉपुलर बीइंग द लॉज ऑफ मोशन, न्यूटनियन which are the base of Newtonian mechanics, Newton's 3 laws of motion and even the universal law of gravitation, जिन्हें हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं in all of our text books। तो क्या होता है कि न्यूटनियन मैकेनिक्स में अगर आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एक इंस्टेंट पे पता है विथ इट्स वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी, तब आप दूसरे इंस्टेंट पे भी विथ सम गिवन डाटा इस पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड समथिंग फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड से एट अ सर्टेन एंगल, ये कुछ ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, इतनी होगी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो अगर आपको इनिशियली पता है मैंने इसे किस एंगल से लॉन्च किया, किस स्पीड से लॉन्च किया, एंड इनिशियली इसकी पोजीशन क्या थी, यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कहाँ पे रखा गया था, प्लेस किया गया था, तो आप बता सकते हो कि इस इंस्टेंट जब ये यहाँ पे पहुँचेगा इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे एंड कहीं भी आप स्पीड पोजीशन बोथ बता सकते हो, किसी भी गिवन टाइम पे आप बता सकते हो कि इस पार्टिकल की स्पीड एंड पोजीशन क्या होगी। लेकिन हाँ, न्यूटनियन मैकेनिक्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस नेसेसरी हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस। मोस्टली ड्यूरिंग सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, जब आप फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक में देखोगे, तो जनरली टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, दिस इज अ सिचुएशन, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे जो एयर होगी, एयर जो फोर्स एयर हमारे प्रोजेक्टाइल पे लगाएगी, अगर हम लोगों ने उस फोर्स को इग्नोर कर दिया तब कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। लेकिन द थिंग इज कि ये एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन है, आइडियलाइज्ड सिचुएशन या फिर आइडियलाइज्ड केस। लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन या फिर रियल लाइफ केस में आ जाते हैं, सो द थिंग इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया, वी जस्ट गेट ऑल ऑफ इट। लेकिन जब रियल लाइफ केस आएगा, उसी स्पीड से आपने प्रोजेक्टाइल को उसी एंगल से उसी इनिशियल पोजीशन से लॉन्च किया, ये कुछ ऐसे जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग सो फार। इसकी मैक्सिमम हाइट भी कम रहेगी एंड हॉरिजॉन्टल रेंज भी कम रहेगा अगर ये एक रियल लाइफ सिचुएशन होगा। सो दिस विल बी अ रियल लाइफ सिचुएशन, दिस इज नॉट आइडियलाइज्ड, दिस इज रियल लाइफ। यहाँ पे हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को भी लिया, एयर रेजिस्टेंस हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। तो जब एयर रेजिस्टेंस होगा, कुछ ऐसा केस होता है, ऐसा पैराबोलिक कर्व, व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, सो दिस इज द कर्व और पैराबोला दैट द पार्टिकल ट्रैवल्स अक्रॉस। लेकिन अगर हम लोगों ने इसी न्यूटनियन मैकेनिक्स के प्रिंसिपल में ये प्रेडिक्टेड पाथ है, ये प्रेडिक्टेड पाथ है, यही अगर आपने मार्स पे, मून पे यही ट्राई किया, इवन बाय अप्लाइंग न्यूटनियन मैकेनिक्स, तो न्यूटनियन मैकेनिक्स के प्रेडिक्शंस एंड इस पार्टिकल का जो एक्चुअल केस होगा दैट विल बी द सेम। लेकिन प्रॉब्लम होती है अर्थ पे हवा है, जिसकी वजह से देयर इज एयर रेजिस्टेंस एंड इट गेट्स डिफरेंट। तो क्या होता है, अगर अर्थ से आपने हवा निकाल दी, सो
दिस इज़ द केस यू आर अबाउट टू गेट। तो ये केस कुछ ऐसा ही होगा। या फिर अगर आपने न्यूटनियन मैकेनिक्स के इक्वेशंस में एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में रख लिया, इफ़ यू टेक एयर रेजिस्टेंस इनटू अकाउंट, तब आपको ये केस के अलावा ये केस मिलेगा एंड इवन न्यूटनियन मैकेनिक्स सक्सेसफुली होल्ड। तो बस कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, सम बेटर काइंड ऑफ इक्वेशंस। लेकिन ये तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिक्स इवन इन दिस केस हम लोग हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन एंड स्पीड बता सकते हैं, अगर हमें इनिशियली पता है पार्टिकल किस पोजीशन पे रखा हुआ है एंड किस स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन 17th सेंचुरी यानी कि 1600, 18th सेंचुरी 1700s, 19th सेंचुरी 1800s, ये सब 17, 18, 19th सेंचुरी तक तो हम लोग सिर्फ न्यूटनियन मैकेनिक्स ही यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब एक पैराडॉक्स राइज हुआ। अब क्या था कि एक्चुअल में बिलीव किया जाता है कि अगर आपके पास सपोज कोई भी मेटल है, मैंने आपको कोई भी मेटल दे दिया, आपने इस मेटल को हीट किया, तब एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ये बिलीव किया जाता था एंड स्टिल ज़्यादा किया है, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो मेटल जब हीट होगा तो ये एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, सारे रेडिएशंस को इक्वल अमाउंट में रेडिएट करेगा, इक्वल अमाउंट में एमिट करेगा सारे रेडिएशन को। लेकिन यहाँ से एक पैराडॉक्स बिल्ड हो जाता है, एक प्रॉब्लम राइज हो जाती है कि अगर इक्वल अमाउंट में एक्स रेज, गामा रेज एंड ऑल ये सारे ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं, तब why don't we die out of skin cancer, right? That may be caused and of course that will be caused। and एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि तब सारे ऑब्जेक्ट्स के इस यूनिवर्स में टेम्परेचर सेम होंगे, विच इज़ नॉट। सो दिस इज समथिंग लाइक माई हैंड इज हॉटर देन दिस मार्कर और दिस मार्कर इज कोल्डर देन माई हैंड। तो इस मार्कर के पास मेरे हैंड के कंपैरिजन में लेसर टेम्परेचर, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गलती है। अब जब साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आया 20th सेंचुरी का बिगनिंग, यानी कि 1900 जो ईयर था, वहाँ पे दिसंबर में मैक्स प्लैंक ने, एक फिजिसिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैक्स प्लैंक वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट। अब मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि जो लाइट एमिटर होती है ना, जो भी लाइट हमारे पास होती है, कोई भी काइंड की रेडिएशन, लाइट जो एनर्जी देती है वो एनर्जी हमेशा पैकेट में आता है, बंडल में आता है। अब एक पैकेट से कम आपके पास लाइट की एनर्जी हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू परचेज एनी काइंड ऑफ चिप्स, राइट, जब आप चिप्स जनरली जो शॉप्स पे होते हैं, चिप्स पैकेट्स में ही अवेलेबल आजकल तो होते हैं, तो आपको एक पैकेट से तो कम चिप्स मिल नहीं सकता। सेम वे इज लाइट, जब लाइट एमिट होती है तब आपको एक पैकेट ऑफ एनर्जी से कम एनर्जी नहीं मिल सकती बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन और लाइट। अब मैक्स प्लैंक ने इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला क्वांटम। एक पैकेट ऑफ एनर्जी सिंगुलर इज क्वांटम, वाइल मैक्स प्लैंक ने इसका प्लूरल क्वांटा बोल दिया। अब ये वर्ड जहाँ से अराइज होता है, दिस इज क्वांटिटी, अ सर्टेन क्वांटिटी, राइट, इसीलिए इसको क्वांटम नाम दिया गया। एंड इस थियोरी को प्लैंक की क्वांटम थियोरी कहा गया। दिस सीम्स टू बी नॉर्मल एट फर्स्ट, लेकिन ये थियोरी इस पैराडॉक्स को सॉल्व करती है कुछ इस तरीके से। मैक्स प्लैंक ने बोला कि जो हमारी लाइट्स होती हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेडिएट कर रहा है, तो अगर इसे कोई भी लाइट एमिट करनी है तो इसे एनर्जी विद दैट लाइट एमिट करना पड़ेगा, विद दैट रेडिएशन, और एक क्वांटम से कम रेडिएशन वो ऑब्जेक्ट एमिट नहीं कर सकता। एक क्वांटम एटलीस्ट होना पड़ेगा, वरना ये नहीं होगा। प्लैंक ने इक्वेशन भी दिया जो कि था E इक्वल्स HF, यानी कि E इक्वल्स HV, राइट, दिस इज नॉट V, सॉरी, दिस इज न्यू F और न्यू वट एवर यू कॉल, दोनों को फ्रीक्वेंसी ही कहा जाता है। H इज टुडे नोन एज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट नेम्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेल E इज एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ लाइट ऑफ या फिर रेडिएशन। अब मैक्स प्लैंक ने पैराडॉक्स को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेडिएट करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएट करता है, जब तक टेम्परेचर एज हाई एज सन नियरली ना हो जाए उस मेटल ऑब्जेक्ट का, तब तक इसके पास एक क्वांटम एनर्जी एमिट करने की कैपेबिलिटी नहीं आएगी, यानी कि एक्सरे एमिट करेगा ही नहीं, क्योंकि एक क्वांटम तो इसे एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी थ्रू दोज एक्सरे रेडिएशंस।
लेकिन इसके पास इतना टेम्परेचर नहीं है कि ये एक क्वांटम ऑफ एक्सरे एमिट कर पाए, इसलिए एक्सरे एमिट करेगा ही नहीं। वरना अगर इसके पास टेम्परेचर होता ये एटलीस्ट एक क्वांटम करता, अगर नहीं है उतनी एनर्जी तो ये एक क्वांटम भी नहीं, नथिंग, it will not emit any kind of X-ray radiation and that's the solution। तब ये जो paradox है ये finally solve हो जाता है and that's the solution to this paradox। अब जब ये paradox solve हो गया, इसको नाम दिया गया Planck quantum theory, Planck's quantum theory, so this was named as quantum theory। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो क्वांटम थ्योरी है ना, बाद में फिजिसिस्ट ने देखा इट इज़ नॉट अ जस्ट सिंगल लॉ और जस्ट अ सिंगल थ्योरी। अगर हम लोग चाहें तो बहुत सारे कंक्लूजन्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस थ्योरी ड्राइव कर सकते हैं एंड साइंटिस्ट कंटिन्यूड ऑन देयर टास्क ऑफ दिस। तो उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन्स यहाँ से ड्राइव किए एंड बाद में फाइनली दिस स्टार्टेड टू बी डेवलपिंग इनटू अ न्यू मैकेनिक्स एंड फाइनली जब ये देयर वर मैनी थियरीज डेवलप्ड इन द फील्ड, इसको फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया, विच इज ऑल्सो समटाइम्स सेड टू बी क्वांटम फिजिक्स। अब इट इज़ रियली डिफिकल्ट ब्रांच टू बी स्टडीड मैथमेटिकली। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट अस कम टू द पॉइंट। लेकिन अब आया, इतना तो हुआ, बट व्हाट वाज इट्स रिलेशन विद द क्वेश्चन कि कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अभी तक तो न्यूटनियन मैकेनिक्स भी सही चल रहा है, न्यूटनियन मैकेनिक्स लगाओ एंड यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लेकिन अब आया 1927, जब वर्नर हाइंसबर्ग नाम के एक फिजिसिस्ट ने, वर्नर हाइंसबर्ग, उन्होंने हाइंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया। वहाँ पे उन्होंने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया, क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ किया एंड एक न्यू लॉ दिया, हाइंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, एक इंस्टेंट पे आपको इसको पोजीशन कैलकुलेट करनी है। अगर आपको किसी पार्टिकल की यहाँ पे पोजीशन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करनी है तो आपको इस पार्टिकल पे लाइट शाइन करना पड़ेगा, लाइट फॉल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करनी है तो जितनी ब्राइट लाइट विथ द हायर फ्रीक्वेंसी लाइट आप इस पे फॉल कराओगे, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ आप इस पार्टिकल की पोजीशन मेजर कर सकोगे। सिंस द हायर द फ्रीक्वेंसी द लोअर द वेवलेंथ, तो कम वेवलेंथ की लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको फॉल करानी पड़ेगी जस्ट लाइक एक्सरेज, ताकि आप पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर सको। लेकिन अब प्रॉब्लम अराइज होती है हाई फ्रीक्वेंसी, तो आपको एक क्वांटम ऑफ लाइट बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक क्वांटम ऑफ एनर्जी तो एटलीस्ट एमिट करानी ही पड़ेगी। अब सिंस दिस इज सो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या होता है कि जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल किसी सर्टेन स्पीड की मदद से मूव कर रहा है बाय सर्टेन स्पीड, ये स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि आपने हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई एनर्जी की लाइट एमिट की, तो जिसकी वजह से ये स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी। अब जब ये स्पीड डिस्टर्ब होगी, अब आपने पोजीशन तो सक्सेसफुली मेजर कर लिया, लेकिन स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी बाय सर्टेन अमाउंट। अब आप डिस्टर्बेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तब आपको स्पीड मिलेगी लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी के साथ मिलेगी। बाद में मैक्स प्लैंक ने बोला वाइस वर्सा, राइट? अगर आपको इस पार्टिकल की वहीं स्पीड बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना है, तब आप फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड आप हाई वेवलेंथ की लाइट यूज़ करोगे, भाई हाई वेवलेंथ की यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की, ताकि पार्टिकल की स्पीड डिस्टर्ब ना हो, ताकि आप पार्टिकल की स्पीड बहुत एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करो। तब लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस केस में जब पार्टिकल की स्पीड उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, आपने लो फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे एमिट कराई, इस पे फॉल कराए, शाइन कराए, लेकिन अब आप पोजीशन एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे, भाई लाइट बहुत ब्राइट नहीं है, दिस इज नॉट विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तब इस केस में आपने पोजीशन एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर पाए, वहीं की स्पीड कैलकुलेट कर पाए। प्रीवियस केस में आप स्पीड एक्यूरेटली नहीं मेज़र कर पाए, वहीं पोजीशन मेज़र कर पाए। तो यहाँ से बताया वर्नर हाइंसबर्ग ने कि आप कभी भी एक पार्टिकल की पोजीशन एंड स्पीड दोनों एक साथ एक इंस्टेंट पे बहुत एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर सकते। सो दिस वाज स्टेटेड एज हाइंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका इन सारी चीज़ों से क्या रिलेशन है?
अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एंड स्पीड किसी दूसरे इंस्टेंट पे पता करनी है तो आपको पहले एक इंस्टेंट पे पता करना होगा पोजीशन एंड स्पीड किसी इस इंस्टेंट पे, लेकिन आपको एक इंस्टेंट पे भी पोजीशन एंड स्पीड दोनों एक साथ नहीं मिल सकता, दोनों पोजीशन स्पीड दोनों एक साथ नहीं मिल सकता, तो दूसरे इंस्टेंट पे कैसे मिलेगा? थिंक ओवर इट, राइट। यानी कि आप किसी दूसरे इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल की भी पोजीशन एंड स्पीड नहीं निकाल सकते। यहाँ से हमें मिलता है कि आप बता ही नहीं सकते कि किसी दूसरे इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल किस स्पीड से मूव कर रहा होगा या फिर ये किस पोजीशन पे होगा विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम और अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से हमें टू द क्वेश्चन दैट कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर आंसर मिलता है नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लेकिन कुछ स्पेशल सर्टेन लॉज होते हैं फिजिक्स में विच से वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, व्हाइल क्वांटम मैकेनिक्स सेज वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट द फ्यूचर। There will be some uncertainty while predicting the future, and this uncertainty cannot be described. अब हाइंसबर्ग ने of his Heisenberg uncertainty principle equation दिया. This is not necessarily if you don't have a scientific background, but you can say it to be delta x delta p is always lesser than or equal to h over 4 pi. This was the equation of Heisenberg's uncertainty principle. तो यहाँ से you can deduce that you cannot measure both the position and speed of a particle very accurately. So the answer is no, we cannot predict the future. While Newtonian mechanics says नहीं, हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड इवन आइंस्टाइन वॉज वेरी मच ट्रबल्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज ही वुड ऑलवेज से कि गॉड डज नॉट प्ले द डाइस, यानी कि गॉड डज नॉट लेट इवेंट्स हैपन इन अ रैंडम मैनर, इंस्टेड दे आर गवर्न्ड बाय सम स्पेशल लॉज, दिस इज नॉट रैंडमली डन, everything is done using some certain laws, this is not randomness. Einstein was even worried about quantum mechanics. At first he supported quantum mechanics but later began even resisting the quantum mechanics. We don't know what theory is correct, that whatever quantum mechanics से हमें बहुत सारी inventions भी मिली है। and अगर मुझे पूरा आंसर बताना है about this video कि can we predict the future, तो कभी कभी प्रिंसिपल में तो quantum mechanics भी हमें बहुत बार हेल्प करता है, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी के साथ, पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं, अनसर्टेनिटी के साथ। एंड इवन अगर हम लोग प्रिंसिपल में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते तो रियलिटी में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने न्यूटनियन मैकेनिक्स का यही केस देख लिया। न्यूटनियन मैकेनिक्स इज इवन बिकमिंग वेरी मच डिफिकल्ट जब हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन कंसीडर करते हैं। वेल जहाँ पे एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन हो तो हम लोग बहुत इजीली कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में हमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। एंड इवन ये एट एवरी मोमेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल वैरीज, जिसकी वजह से जो ड्रैग फोर्स, ड्रैग स्पीड वट एवर यू मे से, जो ड्रैग फोर्स एयर रेजिस्टेंस एयर इस पे लगाएगा वो भी वैरी करेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कैलकुलेट आफ्टर ऑल। नियरली कभी कभी अप्रोक्सीमेट उसको भी कर सकते हैं इफ द स्पीड्स आर रियली नॉट ग्रेट, सो समटाइम्स यू कैन डू। तो द आंसर इज येस एंड नो। प्रिंसिपल में तो पॉसिबल है, वाइल रियल लाइफ में जनरली तो नहीं पॉसिबल है, वरना रियल लाइफ में भी आप ऐसे कह सकते हो येस बट विथ सम अनसर्टेनिटी। दैट इज basically the quantum mechanics, and that was just all my opinion, what I wanted to tell you about the question that can we predict the future, and that was just all for today. Hope you always liked and enjoyed today's video, and thanks to you always for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.